हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम सुचरिता पालीवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। ओके, सबसे पहली हेडिंग आती है हमें पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जहाँ की पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब किस तरह की पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट होता है कि किसी भी कंट्री में कितने लोग पढ़े हुए लिखे हैं, है ना। तो जो लिटरेसी रेट है उस पे डिपेंड करता है किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी। हेल्थ और किस पे डिपेंड करता है? हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय द एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। और जो हेल्थ है किसी भी पर्सन की, जो हेल्थ है वो क्या इंडिकेट करती है? एक्सपेक्टेंसी रेट। एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? मतलब कितने लोग, मतलब जो लाइफ है उनकी जो सही से जी पा रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा बीमार वगैरह नहीं होते हैं, कितने ज़्यादा टाइम तक वो बिना बीमारियों के रहते हैं। अगर उसमें भी क्या हो जाएगा? स्किल्स क्या हो जाएंगे? स्किल्स जो होते हैं, स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो जो अगर किस लोगों के पास अच्छी हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, है ना, और स्किल्स होंगे, तभी कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप कर पाएगा। ओके, द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वही डिसाइड करती है कि इस कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट्स। अगर किसी भी कंट्री में लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग और हेल्दी पॉपुलेशन है तो उस कंट्री को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। मतलब वो एक जो है एक असेट्स है, मतलब एक संपत्ति होते हैं। जो लिटरेसी है, लिटरेट पीपल और हेल्दी पीपल किसी भी कंट्री का क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। अब हमारी सेकंड हेडिंग आ जाती है एजुकेशन। तो एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री को मतलब डेवलप होने में, किसी भी मतलब कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सकल एजुकेशन इज एंटाइटल ईयर्स हिज लाइफ बिफोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। अगर देखिए, सकल जो था उसको एजुकेशन मिल गई स्टार्टिंग से ही, उसने शुरू से ही अपनी पढ़ाई की और फिर उसने क्या किया, उसको क्या हुआ, तो ये बहुत अच्छा काम हो गया और उसके लिए क्या, उसको बेनिफिट मिला कि उसको एक अच्छी जॉब मिल गई और उसकी जो सैलरी थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई। वी सो एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो एजुकेशन है वो क्या है? एक इम्पोर्टेंट इनपुट है। मतलब और किसके लिए है वो? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ सकल। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम। उसने क्या करा? न्यू हॉरिजन मतलब क्या हो जाएगा? उसने, अगर उसके पास एजुकेशन नहीं होती तो उसको कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कहीं भी जॉब नहीं मिलती विकल्प की तरह। अब जब उसके पास एजुकेशन थी तो उसने क्या हुआ? उसके नए न्यू हॉरिजन्स मतलब नए नए रास्ते खोल दिए उसके लिए। प्रोवाइड न्यू एस्पायरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो उसकी लाइफ की जो वैल्यूज है वो बढ़ती चली गई, वो आगे मतलब अपनी लाइफ में हमेशा बढ़ता चला गया क्योंकि उसके पास एजुकेशन थी, स्किल्स थी, नॉलेज थी उसके पास। नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। अब ये जो एजुकेशन ने केवल सकल को ही बेनिफिट नहीं दिया। अब जब सकल एक एजुकेटेड बॉय था, ठीक है, तो उसने क्या हुआ, उससे सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो जो कोई भी अगर किसी भी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छा है तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, मतलब एक बंदे को ही नहीं, सारी पॉपुलेशन उसको, सारी सोसाइटी को उसका बेनिफिट्स मिल जाता है। और इट एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस। अब इससे क्या होता है? इसी से अगर हमारे कंट्री में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, लिटरेसी रेट अच्छा होगा, तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, कल्चरल रिचनेस भी बढ़ेगी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, मतलब उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन द क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ गर्ल्स। अरे अगर स्टार्टिंग से ही एजुकेशन हमें मिल जाए तो क्या होता है कि हम आगे तक, बहुत आगे तक पढ़ पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाए हैं और जो गर्ल्स की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हर स्टेट में जो नवोदय विद्यालय बनाए गए और
मतलब एस्टेब्लिश किए गए और उसमें क्या हुआ कि हर बच्चे को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वोकेशनल स्ट्रीम्स भी दी गई, मतलब जैसे कि कोई भी अगर बच्चा किसी भी मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अगर एजुकेशन पाना चाहता है ना, या फिर क्या कई बार होता है कि कई बच्चे का जो 6 से लेके जैसे मान लीजिए 8 तक कुछ पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो वो कुछ और करना चाहता है, अपनी उसका वो नहीं है, तो कोई भी और भी कोर्स कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वजह से ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए। और यहाँ पे द प्लान आउटपे ऑन द एजुकेशन हैज इंक्रीज, जब प्लान जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए और ₹151 करोड़ जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, है ना, जो फर्स्ट प्लान यहाँ पे दिया गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बना था उसमें लगभग 151 करोड़ जो रुपए है वो एक्सपेंडिचर किया गया था एजुकेशन पे। फिर जो हमारा 11th प्लान था उसमें 3,766.90 करोड़ रुपए जो है 11th प्लान में खर्च किया गया। जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का 1951 में, है ना, वो कितना था 0.64%, ठीक है। अब जो 2015-16 में कितना हो गया, वो हो गया जाके 3%, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ना, है ना, काफ़ी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया आगे जाके। एट द रिमेन स्टेज में अराउंड द 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर। अब फिर आगे के कुछ सालों तक भी ये स्टे रहा कि मतलब जो 3% है वो गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंडिचर करती थी, वो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर देती थी। तो ये जो एस्टिमेट इन स्टेट्स इन द बजट्स डॉक्यूमेंट्स, जो बजट्स ये बनता था तो उसमें यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती थी। ये जो बजट है वो कौन बनाता था, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट होती थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो फिर वो डिक्लाइन हो गया 2.7% इन 2017-18 में। द लिटरेसी रेट है इनकी, अब जो लिटरेसी रेट है जो कि 1951 में कितना था लिटरेसी रेट, वो था हमारा 18% ओनली, है ना, और 2017-18 में जाके लिटरेसी रेट कितना हो गया 74% हो गया ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना पहले से जाके। या तो मान लीजिए आप 2011 तक ही हो गया था लगभग लिटरेसी रेट 74%। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी जो है वो एक केवल एक राइट ही नहीं है, इट इज ऑल्सो नीडेड द सिटीजन और आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। जो लिटरेसी रेट है केवल एक वो राइट नहीं है, ये क्या है, ये एक नीड है सभी सिटीजन्स की कि अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभा पाएँ, और तभी कंट्री आगे बढ़ पाएगा। A vast difference of the is noticed across different sections of the population. Literacy among males in nearly, जो अब यहाँ पे एक डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। जो लिटरेसी रेट था उसमें जो मेल्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे 16.6%, हायर देन फीमेल, अब जो कि फीमेल से बहुत ज़्यादा था, अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरिया। केरला में 2011 में जो लिटरेसी रेट था वो कितना था 94%, और जो बिहार में था वो था 62%। तो ये बहुत ज़्यादा केरला की अपेक्षा, केरला में मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे और बिहार में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे। अभी भी केरला का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है अभी भी, इस टाइम भी। तो यहाँ पे जो अर्बन एरिया क्या हो गया, अर्बन एरिया हो गया हमारा जो शहरी इलाका है, मतलब जो सिटीज़ वगैरह है, और रूरल एरिया हो गया मतलब हमारा गांव से रिलेटेड क्षेत्र। तो लिटरेसी रेट वेरी, जो केरला का जो लिटरेसी रेट था वो बिहार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। द प्राइमरी स्कूल्स सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013-14। लगभग 2013-14 में जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 8 से लेके 8.50 लाख तक प्राइमरी स्कूल्स एक्सप्लेन किए गए, बनाए गए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हाई एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डिलूड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। अब ये जो स्कूल की जो पुअर क्वालिटी थी, मतलब स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, है ना, तो इससे क्या होता था, बच्चे जो हैं वो कई बार बीच में ही स्कूल को छोड़ देते थे। फिर 2010 में जो है वो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। कब चलाया गया ये 2010 में। तो उसमें क्या हुआ कि जो उसमें ये था कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल
बुलाया जाए। तो उसमें बहुत सारी जो अभियान था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया और उसमें पार्टिसिपेट थे कौन, स्टेट्स वगैरह थे और लोकल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो इस स्कूल का जो ये अभियान चलाया गया था सर्व शिक्षा, इसका मेन मोटो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल आएँ और सभी को एजुकेशन मिले। और फिर ये जो बच्चे बीच बीच में जो स्कूल छोड़कर चले जाते थे कई बार, तो क्या होता, फिर इसी में जो है मिड डे मील योजना है वो भी लागू की गई ताकि बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशंस मिलें और बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने लगे और पढ़ने लगे। इन द 12th, फिर नेक्स्ट है जो 12th प्लान आया, तो endeavor टू रेज द कंट्री द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। फिर जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ गया, एकदम से हाई हो गया। हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप, जो 18 ईयर्स से 23 ईयर्स के लोग थे वो 25.2% से बढ़कर था जो 2017-18 में, और वो कब पहुंच गया, 30% पहुंच गया 2020 से लेके 21, which would the broadly in the line with the world average। ये बहुत अच्छा था। अभी तो क्या है, अभी तो ज़्यादातर मतलब काफ़ी इंक्रीजिंग हुई है कि मतलब पहले लोग बहुत ज़्यादा कम पढ़े होते थे, बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जाते थे। अब जो 23 ईयर्स से मतलब 18 से लेके जो 23 ईयर्स के लोग हैं वो भी आगे काफ़ी पढ़ाई करते हैं। पहले क्या हुआ था, मोस्टली जब 10th कर लिया या 12th तक ही लोग पढ़ा करते थे, तो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम था। तो अब लोगों में जब स्किल्स और नॉलेज डेवलप होगा तो कंट्री काफ़ी आगे डेवलप करेगा। Which would the broadly the line bird average, the strategy focus increasing SS quality, adoption the state specific curriculum modification और वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब तो देखिए, अभी तो कोविड-19 की वजह से वैसे ही जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। नेटवर्किंग जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा हो रही है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन coverage the formal, non-formal, distance and IT education institution. Over the past 50 years, there has been significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. अगर हम देखें तो हाल के 50 इयर्स में जो हमारे IT सेक्टर है उसमें और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा पहले से इंक्रीजमेंट हुआ है। 1951 से लेके 2015-16 के बीच जो कॉलेज थे और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली, हमें बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे ये टेबल देखने को मिलती है आपको, उसमें नंबर ऑफ़ कॉलेज, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स और यहाँ पे टीचर्स यानी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, ये सब इस टेबल में आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे लेट्स डिस्कस में दिया गया है क्या, जैसे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, पहले तो बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते थे, अब ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो क्या कॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए। इस वजह से कॉलेज और स्कूल्स वगैरह हैं तो उनको अगर बच्चे होंगे तो उनको कॉलेज कम पड़ जाएंगे, तो इस वजह से और चाहे कॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने चाहिए। डू यू थिंक शुड हैव मोर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, क्या आप ये सोचते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो संख्या है हमें बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करनी चाहिए। What is the increase noticed among the teachers in the year 1998 to 1999? अब जो है 1950 में और 50 से लेके 51 से लेके 1999 तक जो टीचर्स थे वो भी बढ़े हैं पहले से। अब जो व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, आपका किस तरह का आइडिया है, आपका मतलब क्या व्यू है कि जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेज हैं वो क्या बढ़ाए जाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए, आपका क्या व्यू है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक्टिविटी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। काउंट द नंबर ऑफ़ बॉयज़, आप बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनके नंबर्स को काउंट कीजिए। स्टडिंग इन योर स्कूल और इन योर नेबरिंग कोएड स्कूल, आपके जो कोएड स्कूल है उसमें या आपके आसपास कोई कोएड स्कूल है उसमें कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ पढ़ते हैं। और ये कह रहा है आप अपने स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे पूछिए कि टू प्रोवाइड विद द डाटा ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या आपको वो बॉयज़ और गर्ल्स का डाटा दे सकते हैं। और ये भी रह गया था तो इसको भी मैं बता देती हूँ एक बार। अगर हमारा जो कंट्री है पहले उसमें हमें देखना चाहिए उसकी क्या नीड्स हैं, है ना, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम समझेंगे तभी हमारा कंट्री जो है वो डेवलप करेगा। ओके, अब
हम फिर से आ जाते हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है हेल्थ। अब फेम मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब हमें किसी भी प्रॉफिट के लिए, मतलब किसी के लिए सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए हमारे पास? जब हमारी अच्छी हेल्थ होगी तभी हम कोई अच्छे से काम कर पाएंगे। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी into that the employ people who might not work efficiency and the healthy workers because of ill health? अगर कहीं पे मान लीजिए, अगर आप ये सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्म में ऐसे व्यक्तियों को एम्प्लॉय रखा जाए कि जिनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो, या फिर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ रखोगे कि जो कि बीमार रहते हैं उनके और जो बीमार रहते, अगर आप देखोगे अपने उसमें फॉर्म में कि जो लोग बीमार रहते हैं उनकी अपेक्षा जो लोग हेल्दी हैं, मतलब कभी बीमार नहीं होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, है ना। और जो कि बीमार रहते हैं, अनहेल्दी पीपल हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। The health of a person help him to realize his her potential and the ability to fight illness. अब किसी भी पर्सन की अगर अच्छी हेल्थ होगी तो क्या होगा, वो जो बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा एबल होगा, वो उसको जल्दी से बीमारियां नहीं घेरेंगी। ही और शी विल नॉट एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू ओवरऑल। तो उसका जो है वो आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा, वो जल्दी से डेवलप कर पाएगा और आपकी जो फर्म है या कोई भी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर पाएगा। अगर वो टाइम पे बार बार बीमार हो जाएगा तो वो अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ऊपर देखते हैं हम लोग। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडीड हेल्थ एज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर द रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। तो अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस इन द पॉपुलेशन हैज़ बीन प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो इसी वजह से कंट्री में ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें हेल्थ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट को भी प्लान बनाने चाहिए। अब ये इस टाइम पे कोविड-19 आई है तो इसके लिए हमें पहले से बचाव करना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए, बार बार हैंड्स को अपने सैनिटाइज करना चाहिए और हमें बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना चाहिए, है ना। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ानी चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मतलब अगर हम हेल्दी होंगे तो हमें जो बीमारी है वो जल्दी से नहीं हो पाएगी। अगर बाई चांस हो भी गई है तो हम जल्दी से सही भी हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो पॉपुलेशन है उसकी स्थिति को सुधारना किसी भी गवर्नमेंट की बहुत सबसे पहला काम गवर्नमेंट का ये हो जाता है कि सबसे पहले वो अपनी कंट्री के पॉपुलेशन को, मतलब लोगों को क्या करे, हेल्दी बनाए। फैमिली वेलफेयर इन द न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड scheme segment of the population over the last 5 decades। 5 decades का मतलब होता है, एक decades में होते हैं 10 years, तो कितने हो गए यहाँ पे 50 years। India has built a vast health infrastructure, has been also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। तो टाइम पे जो गवर्नमेंट ने एक ऐसा एम बनाया कि सभी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलें, है ना। और गवर्नमेंट से बहुत सारे प्लान भी बनवाए हैं कि फैमिली वेलफेयर के लिए। और इस तरह से जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है गवर्नमेंट का, वो भी उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और इससे क्या होगा कि जो हमारा और उसी की तरह जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब हम यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ को देख लेते हैं। दीज मेजर्स, अब अगर ये जो मेजरमेंट्स हैं इनको अगर हम देखें तो हैज़ बीन अडॉप्ट, जब से ये सभी ने अपनाए हैं, मतलब अडॉप्ट किए हैं, हैव इंक्रीज द लाइफ। तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कैसा हो गया है, वो बढ़ गया है। पहले मतलब बहुत जल्दी लोगों की डेथ हो जाती थी, अब वो कम हुआ है। तो 8.3 ईयर्स इन, मतलब 2014 में 68.3 हो गया है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है IMR, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है कि 1000 में से 1 ईयर में कितने बच्चों ने जन्म लेते ही उनकी डेथ हो गई, मतलब नेक्स्ट बर्थडे तक जी पाए या नहीं जी पाए। तो डाउन फ्रॉम द जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो भी डाउन हो गया है। 147 था 1951 में, और जो कि अब कितना हो गया है, 34 हो गया है 2016 में। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी इंक्रीज, मतलब जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी पहले से डाउन हो गया है। अब उतने बच्चों की डेथ जन्म होते ही नहीं मरती, या 1 साल तक वो अपना दूसरा बर्थडे बड़े आराम से मना पाते हैं। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप, जो क्रूड बर्थ रेट है वो भी ड्रॉप हुआ है
6.4, अब जो डेथ रेट्स है वो 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंक्रीज द लाइफ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो इंक्रीज हो गया है। एंड इम्प्रूवमेंट द चाइल्ड केयर एंड यूजफुल असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस इन द कंट्री। तो हमारे जो कंट्री में जो चाइल्ड केयर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ एंड एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जो हमारी गुड क्वालिटी की जो लाइफ है वो भी अगर इंडिकेटर से देखें तो वो भी काफ़ी दिखती है, वो भी मार्क की गई है। रिडक्शन द इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी रिडक्ट हुआ है। और इनलॉ द प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो बच्चे हैं छोटे वो भी इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचे हैं। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशंस ऑफ बोथ मदर एंड द चाइल्ड। अब जो है मदर को और बच्चों को जो भी न्यूट्रिशंस है उनकी वजह से एंड और उसके चाइल्ड केयर की वजह से क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे चाइल्ड केयर अच्छी होगी या न्यूट्रिशंस मिलेंगे मदर और बच्चे को, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। लेट्स डिस्कस को, हम आगे वाले पेज पे चलते। आप इस टेबल को भी एक बार देख लीजिएगा। 2000 में कितने हॉस्पिटल्स थे, कितनी डिस्पेंसरी थी, 2014 में कितने थे, 2013 से लेकर 2017 तक की टेबल यहाँ पे दी गई है। अभी तो 2020 में मतलब जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी में बेड वगैरह भी काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, है ना, और काफ़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ की गई है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसको देख लेते हैं। हाउ मैनी डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल्स। अब कह रहे हैं कि आपके कोई नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उसमें लगभग वहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेज वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। बिसाइड ट्राई टू गेदर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और उनसे आप वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना उनसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन लीजिए, मतलब एडिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन लीजिए। हाउ मैनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन और लोकेलिटी, आपके एरिया में मतलब कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी डिस्पेंसरीज हैं आपके एरिया में। ओके, अब हम यहाँ पे देख लें। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिस फैसिलिटी। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज। तो अब जो हमारा कंट्री है, बहुत सी जगह यहाँ पे ऐसी हैं कि जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, है ना। पूरी कंट्री में जो है 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, जहाँ मतलब ज़्यादातर कॉलेजेस इन्हीं एरिया में हैं, जैसे कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है एम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी। तो सकल्स की जो मदर है शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स, तो वो क्या है, एक घरेलू मतलब घर का ही तो काम काज करती थी, अपने घर के काम में करती थी, और उसके जो पति मतलब हस्बैंड थे बूटा सिंह उनकी हेल्प भी करती थी। जो सकल का जो ब्रदर था जीतू और उसकी सिस्टर थी सीतू, वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो खेलने में या प्लेइंग में स्पेंड करते थे या फिर कहीं घूमने में कर देते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं कह सकते? अब देखिए कि वो तो घर के छोटे बच्चे थे, वो अनएम्प्लॉयड कहाँ, उनकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं, तो वो तो अभी उनकी तो एज भी नहीं हुई है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसका अनएम्प्लॉयमेंट इज द सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। तो अनएम्प्लॉयमेंट हम उसे कहेंगे कि कोई पीपल काम करने के लायक है और उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती है, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब उसको जॉब नहीं मिलती है, ना उसको वेजेस मिलता है, बिना वेजेस के वो जो काम करे या बिना सैलरी के वो काम करे, या उसको काम कोई भी नहीं मिलता है मतलब सैलरी देके, तो वो क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, तो जो शीला है वो तो आउटसाइड वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। ओके, तो वो क्या है, एक डोमेस्टिक डोमेन है, वो अपने घर में ही काम करते हैं। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। जो जीतू और सीतू हैं वो क्या है, अभी बहुत छोटे हैं, तो उनको भी वर्क फोर्स में पॉपुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। नाइदर जीतू और सीतू
कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर कई बार हो सकता है कि जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने उन्होंने वो किया है कि जो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के जो बीच में लोग होते हैं, अगर वो किसी भी वर्क पे मतलब कहीं भी जो वर्क करते हैं, अगर उनको काम नहीं मिल रहा है और उसके बदले में उनको वेजेस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो इसी की वजह से जीतू और सीतू को, क्योंकि उनकी जो एज है वो इस एज लिमिट में नहीं आते कि वो घर कहीं भी जाके वर्क करें और उनको सैलरी मिले या उनको वेजेस मिले, तो इस वजह से उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। जो सकल की जो मदर है शीला, वो अपनी फैमिली के लिए ही वर्क करती हैं, तो वो अपने घर से बाहर जाकर कोई भी जो वर्क करने के लिए उनकी कोई वो वर्क करने के लिए एग्री नहीं है या फिर उनकी कोई इच्छा नहीं है उस काम को करने की, तो उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हम लोग। अब जो सकल के जो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी दादा दादी हैं, वो उनका यहाँ पे कहीं भी इस जो स्टोरी है उसमें कहीं भी इनकी बातें नहीं कही गई है, उनके बारे में जब बताया नहीं गया तो उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन। तो अगर एक बात कहें कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही देखने को मिल जाता है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि अर्बन एरिया में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है और रूरल एरिया में किस तरह का डिफरेंस है। इन केस ऑफ रूरल एरिया, अब रूरल एरिया में मोस्टली सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बट अर्बन एरिया में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब हम सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है? पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। जो पीपल होते हैं वो कई बार जो अपनी जॉब है वो नहीं ढूंढ पाते हैं ड्यूरिंग सम मंथ्स। अब जैसे मान लीजिए कि जो खेती में काम करने वाले फार्मर्स होते हैं या कई बार कुछ लोग होते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, है ना, यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ, उनको कई बार कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन, कई कुछ तो जब सोइंग हो रही होती है, हार्वेस्टिंग हो रही होती है, वीडिंग हो रही होती है ना, थ्रेशिंग हो रही होती है, उस टाइम पे तो उनको बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है। सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क। कई बार होता है जैसे बारिश के महीने में, है ना, उनके पास कोई भी काम नहीं होता है, तो ये कहलाएगा हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरा हमारा आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर में ही एक एग्रीकल्चर का प्लॉट है, उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं। दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब होता है कि जितने लोगों की नीड नहीं है उतने से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पे वर्क करें तो वो क्या कहलाएगा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब कई बार क्या होता है कि यहाँ से मैं बता ही देती हूँ पूरा। द वर्क रिक्वायर्ड टू सर्विसेज ऑफ 5 पीपल बट इंगेज्ड 8। अगर किसी भी काम को करने के लिए ओनली 5 पीपल की नीड है, ठीक है, और उसमें वहाँ पे 8 पीपल वर्क करें, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पे जो 3 पीपल हैं वो क्या है? एक्स्ट्रा है ना, तो ये कहलाएगा हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उससे क्या है, जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ नहीं जाएगा ना, फालतू समय में फालतू में लोग इतना ज़्यादा, अगर वो लोग कुछ अदर वर्क करें तो उससे क्या हो जाएगा? उससे इनकम भी बढ़ेगी फैमिली की। अगर ज़्यादा उसी में लगे रहेंगे तब भी उतना ही होगा। तो ये सब का सब जो है 5 पीपल की नीड है और एक्स्ट्रा 3 पीपल और उसमें मतलब 8 पीपल वर्क करें तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इन केस ऑफ अर्बन एरिया, अब हम अर्बन एरिया में देख लेते हैं। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है हैज बीन बिकम द कॉमन फेनोमेनन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मैनी यूथ विद द मेरिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, इनके पास ये डिग्री है, लेकिन वो जॉब की तलाश में घूमते रहते हैं। स्टडी शोड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट हैड इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। अब जो लोग मैट्रिक हैं या फिर जो कि ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब इस तरह से जो है लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो जो टेक्नोलॉजी क्वालिटी पर्सन वन हैंड, अगर एक तरफ मिल जाए कि कोई भी
technically qualified person in on one hand, while there is the डेप्थ ऑफ द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब टेक्निकल स्किल्स होंगी अगर किसी के पास, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप से बढ़ जाएगी, उसको जल्दी से ज़्यादा नॉलेज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट से जो हमारे जो मेन पावर होती है ना, उससे क्या होती है, उसकी वेस्टेज हो जाती है। पीपल हु आर एन असेट्स फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू द लाइबिलिटी। कई बार क्या होता है कि लोगों के पास नॉलेज भी होती है, स्किल्स भी होती है, लेकिन वो फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि उनको जो अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ना ढंग की जॉब मिलती है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सोसाइटी में। तो ये ग्रेट सोशल वेस्टेज हो जाता है। अनएम्प्लॉयड टेंड टू द इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे इकोनॉमिक ओवरलोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉयड द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, तो उससे क्या होता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा पूरे समाज पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इससे जो है लाइफ की क्वालिटी, मतलब किसी के भी जीवन निर्वाह का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और इससे सोसाइटी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन वारे सस्टेंस लेवल, देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस एंड द राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। इसकी वजह से जो स्कूल सिस्टम है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। अब जब हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं अच्छा होगा, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमें जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है डिटरमाइंड इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालता है। इंक्रीज एन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। तो इससे क्या हो जाती है, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कैसे हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है। इट इज़ ऑल्सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। विच कुड हैव बीन ग्रेनफुली एम्प्लॉयड। If people cannot be used as resources, they naturally appear as a liability to the economy. अगर पीपल का रिसोर्सेज के रूप में यूज नहीं किया जाएगा, मतलब उसका यूज नहीं किया जाएगा, तो वो स्वाभाविक रूप से जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए वो क्या बन जाएंगे, उसको फिर वो डिपेंड रहना पड़ेगा लोगों को, कि वो खुद से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इन केस ऑफ इंडिया स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अब देखें, अगर हम देखें तो जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनको बहुत ज़्यादा लो इनकम मिलती है। एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किस में काउंट की जाती है, एम्प्लॉयड तो कहे जाते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है वो कैसी है, लो है। दे अपियर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल इन इनकम। वो पूरे साल वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम द वर्क दैट दे आर परसुइंग seems force upon them। वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो काम है वो उन पे थोप दिया जाता है। they may therefore want other work to of their choice। वो क्या है, वो अदर वर्क चाहते हैं जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, लेकिन क्या होता है कि उनको कई बार वो वर्क मिल नहीं पाता है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो पुअर पीपल हैं वो तो इसमें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी irrespective of its earning potential। Their earning keeps them on a bar sustenance level। तो इसमें जो पुअर पीपल होते हैं वो तो बिल्कुल भी बेकार नहीं बैठना चाहते, चाहे वो उन्हें कोई भी काम मिल जाए वो उस काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी कोई भी काम करके अपनी जो लिवलीहुड है उसको पूरा करना चाहते हैं। उनको बस ये चाहते हैं कि वो हमें बस अर्निंग हो जाए, चाहे हमें काम कोई भी करना पड़ जाए। तो इस वजह से कई बार उनके मन के अकॉर्डिंग उनको वर्क नहीं मिल पाता है। मोर एवर द
employment structure is characterized by the self-employed in the primary sector. इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपनी एक विशेषता है। द होल, उसमें क्या होता है कि होल फैमिली के मेंबर वो अपने ही फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं। एवरीबडी रियल, चाहे उनको नीड हो या ना हो। सो देयर इज डिस्गाइड, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, लेकिन इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें उसके सारे फैमिली मेम्बर्स ही शेयर करेंगे। दस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। अब मोस्टली ये रूरल सेक्टर्स में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे इसकी भी वजह से वहाँ पे जो पुअरनेस है, वो गरीबी है, वो तो कम नहीं होती। हर फैमिली में जो वर्कर्स होते हैं वो मतलब एम्प्लॉयमेंट की तलाशों में गाँव से शहरों की तरफ क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। मतलब वो शहर से, गांव से शहरों की तरफ जाना चाहते हैं ताकि उनको जॉब मिल जाए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस, अब जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है उसमें से मतलब जो 3 सेक्टर्स हैं जो कि मेंशन्ड है, कौन से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, उसमें से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लेबर लगी रहती है। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इससे क्या होता है कि ये जो सेक्टर है इससे जो हमारी इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा पार्ट है। In the most labor-absorbing sector of the economy in recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. पहले के टाइम में लोग ज़्यादातर कल्चर पे जो डिपेंड रहते थे वो अब कम देखने को मिलते हैं। अब पहले की तरह लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होते हैं, और कुछ जो लोग हैं जो वो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें भी कई बार चले गए हैं। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें छोटे छोटे से मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह, स्मॉल एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों ने खोले हैं, मतलब छोटे छोटे से काम जो है वो करने लगते हैं। और जो हमारा थर्ड सेक्टर है, कौन सा, टर्सरी सेक्टर है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ लोग ज़्यादा हो गए। उसमें से नई टेक्निक सामने आ रही हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी, अब हम यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। हाउ पीपल कुड बिकम एन असेट्स फॉर इकोनॉमी इन अ विलेज। तो जो गांव के जो पीपल हैं वो अपनी इकोनॉमी के लिए किस तरह से असेट्स बन जाते हैं। एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ विलेज, एक गाँव की कहानी है। यहाँ पे इसको पूरा मैं एक बार में बता दूंगी आपको। एक गाँव था जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी। तो हर फैमिली में मतलब जो मेंबर्स थे, मतलब उसमें क्या करते थे, मतलब केवल उतना ही प्रोडक्शन होता था जिससे कि उसके मेंबर्स ही बस खा पी सके। जो फैमिली के जो मेंबर्स थे वो और भी अदर काम करते थे, जैसे वेविंग का करते थे। वो अपने मतलब जैसे कपड़े वगैरह अपने खुद से ही बुन ले लेते, अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे। इस तरह जो हर फैमिली थी ना, उसमें वहाँ की जो नीड्स थी ना वो सारे के सारे मेंबर्स खुद ही पूरी कर लेते थे। इनमें से एक फैमिली ने अपने एक बेटे को जो एग्रीकल्चर का जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एडमिशन देना, उसमें ऐसा डिसाइड किया कि हम वहाँ पे इसे पढ़ाई कराएंगे। लड़के को एक पास के ही एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है मतलब कॉलेज में उसको एडमिशन दिला दिया गया, और कुछ टाइम के बाद वो एग्रीकल्चर इंजीनियर बन गया। तो उसके बाद जब वो वापस गांव में लौटा तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो ये चाहता था कि उसने एक इस तरह से एक प्लान बनाया है कि जिससे जो गेहूँ वीट है उसके प्रोडक्शन में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। गेहूँ का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। इस तरह से जो गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम शुरू हो गया, और वहाँ पे जो पहले जो कम हो रहा था प्रोडक्शन वो भी क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। गाँव में उस फैमिली ने अपनी जो फसल वहाँ पे जो थी ना, वो वहाँ पे आसपास के जो गांव थे वहाँ पे उन्होंने अपनी फसल जो है प्रोडक्शन है उसको सेल कर दिया, और उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और उसको क्या हुआ कि उसको आपस में सबने बांट लिया।
इसके बाद वो अपने ये फिर वहाँ पे सब जो गांव के जो फैमिलीज़ थी ना, सभी की एक वहाँ पे मीटिंग हुई। उन्होंने ये कहा कि हम भी जो अपने बच्चे हैं उनके लिए फ्यूचर के लिए ये चाह रहे थे कि हमारे बच्चे भी कुछ करें, हम ऐसे प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने पास के एक गाँव में एक स्कूल खोलने की प्लानिंग की और उन्होंने जो गवर्नमेंट थी ना वहाँ से उसको कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दीजिए। तो जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने स्कूल खोल दिया और वहाँ पे जो पास का एक टाउन एरिया था वहाँ पे एक टीचर्स को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। अब गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ टाइम के बाद गांव के एक परिवार ने, वहाँ पे गांव की एक फैमिली थी ना, एक लड़की थी, उसको सिलाई का काम सिखा दिया, उसको ट्रेनिंग दिलवा दी। तो क्योंकि अब यहाँ पे सभी लोग ये चाहते थे कि हम अच्छे सुंदर से मतलब डिजाइनर कपड़े पहने, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक टेलरिंग का काम भी नया हो गया। और फिर इससे क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा। तो गांव जो फार्मर्स थे जो कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाते थे, दूर दूसरे शहरों में जाते थे, अब उनको क्या हुआ, गांव में ही कपड़े मिलने लग गए। अब जो फार्मर्स थे वो अपने जो खेत में काम करने के लिए बहुत और ज़्यादा टाइम देने लगे, क्योंकि उनको बाहर जाने की नीड नहीं थी, कपड़े भी उनको वहीं पे मिल जाते थे। इस वजह से भी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और कुछ तो जो बच्चा बाहर से जो पढ़ के आया था उसने नई नई टेक्नोलॉजीज बताई, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। अब तो लोगों के पास पहले से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें थी, गुड्स, अच्छे अच्छे गुड्स थे, और जिनको कि वो खुद से अपना प्रोडक्ट करते थे और बाहर मार्केट में जाके उनको सेल कराते थे। अब टाइम रहते हुए जहाँ पे कोई भी नया काम करने का वहाँ पे कोई भी अवसर नहीं था, वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था, ना वहाँ पे कोई टेलर था, ना एग्रो इंजीनियर था, कुछ भी नहीं था। अब जो ये गांव है, थोड़ा टाइम देखते देखते वहाँ पे टीचर्स भी हो गए, स्कूल भी हो गया, टेलरिंग भी होने लगी और नए नए कपड़े भी डिजाइन होने लगे। एग्रो इंजीनियर की वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन था खेतों में वो भी बढ़ गया। तो एक सिंपल सा जो गाँव है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंस दिखाई अपनी। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो गांव है वो कैसा हो गया, अब डेवलप हो गया। तो यहाँ पे एक सिंपल से गांव की स्टोरी थी, जिससे क्या हुआ कि जिसने थोड़ी सी मेहनत से और सूझबूझ से क्या हुआ, अपनी इकोनॉमी को या अपने गांव को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख के लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे की अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।